हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के 13वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय में दिए गए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो खास जानकारियां, उसको संक्षेप में पढ़ेंगे और इसके बाद इस अध्याय के दिए गए सभी प्रश्नों का हल भी हम करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट्स, तारे और सूर्य का परिवार। तारे यानी कि स्टार्स और सूर्य परिवार को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, दिन रात का होना या फिर तड़ित का कौंधना यानी कि बिजली का चमकना, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण होना, और चंद्रमा की कलाएं यानी कि चंद्रमा जो है कभी बहुत महीन सा बारीक सा दिखना और फिर डे बाय डे उसके साइज में परिवर्तन होना और फिर पूरी तरह से गोल दिखाई देना, ये सब प्राचीन काल से ही मनुष्य जाति को जो है उद्वेलित करते रहे हैं। यानी कि ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीजंस हैं, इसके क्या कारण हैं। मानव निरंतर जो है प्रयास करता रहा है कि इसके बारे में जो है अध्ययन किया जाए। पहले लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी जो है वो चपटी है ना, लेकिन सूर्य के प्रकाश से बनने वाली छाया एवं छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन आदि का अध्ययन विश्लेषण करते हुए यह स्थापित हुआ कि पृथ्वी की संरचना जो है वो गोल है। इसी तरह पूर्व में यह मान्यता थी कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर स्थित है तथा तारे और सूर्य और चंद्रमा जो किसी चादर रूपी आकाश पर पारदर्शी गोले के रूप में जड़े हुए हैं, वे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पहले ऐसी मान्यता था कि चांद जो है या सूरज है या फिर तारे हैं, ये सब क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन बाद में चंद्रमा की दैनिक गति तथा मासिक गति, तारों की दैनिक गति, मासिक गति तथा वार्षिक गति में आए परिवर्तन के अध्ययन के द्वारा यह देखा गया कि 4-5 ऐसे पिंड हैं जिन्हें खाली आंख से देख सकते हैं, जिनकी गति अन्य तारों से भिन्न है। अतः बाद में इन्हें ग्रह कहा गया, जिनके नाम शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि तथा बुध दिया गया। कालांतर में पोलैंड के पादरी तथा खगोलविद निकोलस कॉपरनिकस ने अपने अध्ययन में एक क्रांतिकारी मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें उन्होंने सूर्य के ब्रह्मांड के केंद्र में मानते हुए पृथ्वी एवं अन्य को सूर्य की परिक्रमा करते हुए बताया। उस समय की सामाजिक मान्यता के विपरीत प्रस्ताव होने के कारण उनके कार्य का प्रकाशन उनकी मृत्यु वाले वर्ष 1543 में हुआ। क्रमशः 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने अपना दूरबीन विकसित किया और उसकी सहायता से बृहस्पति के 2 चंद्रमा का प्रक्षेपण किया और इसके आधार पर उन्होंने इस अवधारणा को प्रमाणित किया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और आगे है पृथ्वी का घूमना, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वह पूर्व से पश्चिम करती है या पश्चिम से पूर्व करती है। तो किसी मैदान में एक ही स्थान पर तेजी से घूमने पर आसपास की वस्तुएं किस दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती हैं। किसी रेलगाड़ी या बस में यात्रा करते समय नज़दीक के वृक्ष, मकान गमन के विपरीत दिशा में गतिमान प्रतीत होते हैं, है ना। अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो वो लोग पूरब की तरफ जाते हुए दिखते हैं। सूर्य भी पूर्व में उदय तथा पश्चिम में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन करती है। और आगे है कि आकाश में क्या है। तो आकाश में जो सबसे पहले हम यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चंद्रमा यानी कि मून के बारे में। तो चंद्रमा तो हम आसमान में देखते ही हैं, लेकिन क्या चंद्रमा को प्रत्येक रात्रि में देख पाते हैं? क्या इसकी आकृति में परिवर्तन पाते हैं? तो हम पाते हैं कि चंद्रमा जब नया चांद निकलता है तो वह बिल्कुल ही पतला बारीक सा होता है और धीरे धीरे उसकी जो है मोटाई बढ़ती जाती है। और जिस रात चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है उस रात को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा पूरी रात चमकता रहता है और उसके बाद पूर्णिमा के बाद जो है चांद की आकृति घटते हुए फिर से प्रतीत होती है और 14वें 15वें दिन चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है
जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देती है वह रात अमावस्या की रात कहलाती है, परंतु दूसरे दिन बिल्कुल पतली रेखा के समान चंद्रमा दिखाई पड़ती है और फिर प्रत्येक रात उसकी आकृति बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रमा की जो आकृति है वो हर दिन समान नहीं होती है, कभी बढ़ते हुए प्रतीत होती है तो कभी गोल, तो फिर कभी घटते हुए प्रतीत होती है, और एक रात तो वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती है जो कि अमावस्या की रात होती है। और जिस दिन चंद्रमा पूरा पूरा गोल दिखाई देता है उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। तो आगे है स्टूडेंट्स कि जब सूर्य का प्रकाश, और ये भी हम जानते हैं कि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा की सतह से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी दृष्टि पर पड़ता है। प्रकाश चंद्रमा के जितने भाग से परावर्तित होता है ठीक उतना ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के चमकीले भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हमको दिखाया गया है जैसे कि ये चंद्रमा जो है नया चांद है और फिर इसकी जो है धीरे धीरे मोटाई बढ़ती है और पूर्णिमा को जाकर के ये पूरा चांद जो है हमें दिखाई देने लगता है, और फिर जो है इसके आकार में ये फिर से घटता हुआ प्रतीत होता है, और अमावस्या के बाद जो है फिर से एक नया चांद निकल आता है। तो यहाँ पे जो है चंद्रमा की कलाओं का प्रदर्शन है, और चंद्रमा का जो पथ है वो इस तरह से ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ये चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता रहता है। और यहाँ पे चंद्रमा की सतह को दिखाया गया है। चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। और आगे हम बढ़ते हैं, चंद्रमा के बाद तारों के बारे में जानते हैं, यानी कि स्टार्स के बारे में। स्टूडेंट्स, अंधेरी रात में जब आकाश बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो, तो हम अनेक मतलब अनगिनत तारे जो है आसमान में देखते हैं, और वास्तव में जो तारे होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, वो अपने प्रकाश जो है उत्सर्जित करते हैं। और सूरज भी एक तरह का तारा है, और अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य जो है बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य जो है सबसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, और बाकी के जो तारे हैं सूर्य की तुलना में अन्य तारे हमसे लाखों गुना अधिक दूरी पर स्थित हैं, है ना। इसलिए तारे जो है वो बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं, और सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा जो है वो अल्फा सेंटोरी है, और इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो आप यहाँ पे देख लें, 40 के ऊपर में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 जीरो लगा हुआ, इतना किलोमीटर है। कुछ तारे जो हैं वो इससे भी अधिक दूर हैं। इतनी अधिक दूरियों को पढ़ना या लिखना आसान नहीं है, इसलिए अधिक दूरी के लिए प्रकाश वर्ष मात्रक के रूप में प्रयुक्त होता है। यह प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और अगर पूछा जाए कि तारे जो है, जब सूर्य भी एक तारा है तो अन्य तारे जो हैं हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं, तो वास्तव में दिन के समय भी आकाश में तारे होते हैं, परंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते हैं। और आगे हम पढ़ते हैं तारामंडल यानी कि कॉन्स्टलेशन के बारे में, कि रात के आकाश में तारे रोशनी की छोटी छोटी बिंदुओं से नज़र आते हैं। आसपास के कुछ एक तारों को एक साथ देखने पर आपको उनमें अलग अलग छवियां भी दिखती हैं। तारों के ये समूह तारामंडल कहलाते हैं। कुछ तारों की जो एक छवि बनकर आती है, एक अलग प्रकार की आकृति बनती है, तो ऐसे तारों के समूह को हम तारामंडल यानी कि कॉन्स्टलेशन कहते हैं। देखने में ये तारे भले ही आसपास दिखें लेकिन हैं बहुत दूर। यहाँ कुछ तारा समूह दिए गए हैं और इन्हें जो है आप आकाश में देखकर पहचान सकते हैं। ऐसे ही तारों का जो एक समूह है वो सप्तर्षि कहलाता है, यानी कि उर्सा मेजर। अंग्रेजी में इसका नाम ग्रेट बियर यानी कि विशाल भालू है। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं
इसे गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में आप देख सकते हैं। तो ये जो है 7 तारों का समूह है जो गर्मी के दिनों में आप आधी रात से पहले तक आकाश में देख सकते हैं। ये सप्तर्षि तारामंडल कहलाता है। और आगे हम बात करते हैं ओरायन तारामंडल की, कि यह यूनानी दंत कथाओं का एक मशहूर शिकारी है। बीच के 3 चमकते तारे इसकी बेल्ट हैं। आगे हम पढ़ते हैं शर्मिष्ठा तारामंडल के बारे में। और यूनानियों को इस तारों के समूह में एक और खूबसूरत और ताकतवर रानी कैसियोपिया अपने सिंहासन में बैठी हुई दिखती है। उसके बाद है सिंह तारामंडल। सिंह तारामंडल देखिए इस तरह से होता है। इसमें जो है इसकी छवि जो है बिल्कुल शेर के जैसी दिखती है, इसलिए हम इसको सिंह तारामंडल कहते हैं। और आगे है ध्रुव तारा, जिसको हम पोल स्टार भी कहेंगे। सप्तर्षि या शर्मिष्ठा नामक तारामंडलों को पहचानने के बाद हम इनकी सहायता से आकाश में ध्रुव तारा खोज सकते हैं। आकाश के उत्तरी भाग में देखिए आपको वर्गाकार सप्तर्षि मंडल दिखेगा, ठीक है। सर्दी के महीनों में सप्तर्षि रात में न दिखकर सूर्योदय से कुछ घंटे पहले ही दिखता है, लेकिन इन दिनों आकाश के उत्तरी भाग में ही आपको शर्मिष्ठा नाम के 6 तारों का समूह दिखेगा। यह अंग्रेजी के W अक्षर की आकृति का होता है। फरवरी से अगस्त के महीनों में सप्तर्षि आपको शाम 8 बजे से रात 12 से 1 बजे तक दिखता है। और आगे है कि इन दोनों तारामंडलों की सहायता से आप ध्रुव तारा आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि आकाश में आपको केवल सप्तर्षि दिख रहा हो तो उसके वर्गाकार सिरों पर स्थित 2 तारों से होकर गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए। ध्रुव तारा इस सरल रेखा पर उत्तर दिशा में इन दोनों तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुनी दूरी पर दिखेगी। और अगर आपको सिर्फ शर्मिष्ठा दिख रहा हो तो ध्रुव तारा इसके मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा पर पाया जाता है। और ध्रुव तारा जो है सबसे ज़्यादा चमकदार तारा होता है। और आगे है आकाशगंगा, जिसे हम अंग्रेजी में मिल्की वे भी कहते हैं। रात को खुले आकाश के एक से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को पहचानिए। यह चमकदार पट्टी अथवा रास्ता आपको किस दिशा में फैला दिखता है? वास्तव में यह लाखों तारों का एक समूह है। ये तारे हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, अतः इनका हमें केवल प्रकाश ही दिख पाता है। यह पट्टी आकाशगंगा है। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा या मिल्की वे पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो अब हम जानते हैं कि हमारा सौरमंडल क्या है, हमारा जो है सोलर सिस्टम क्या है। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काओं से मिलकर सौर परिवार बना है। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार हैं। सबसे सूरज के जो नज़दीक है वो है बुध, जिसको हम मरकरी कहेंगे। उसके बाद है शुक्र यानी कि वीनस, फिर है पृथ्वी यानी कि अर्थ, मंगल यानी कि मार्स, बृहस्पति यानी कि जुपिटर, शनि यानी कि सैटर्न, उसके बाद यूरेनस तथा नेपच्यून, जिसको हम अरुण या वरुण कहते हैं। और ये जो है हमारा सौर मंडल है, जिसमें से ये सूर्य है और इसके बाद बाकी के 8 ग्रहों को यहाँ पे दिखाया गया है। ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। पहले प्लूटो को भी माना जाता था। और आइए जो है अब हम इस सौर परिवार के सदस्यों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले है सूर्य, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर है इस सौर परिवार का। सूर्य हमसे निकटतम तारा है। यह निरंतर विशाल
मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। वास्तव में सूर्य ग्रहों की ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और आगे हम पढ़ते हैं ग्रह यानी कि प्लैनेट के बारे में। ग्रह तारों की भांति ही प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों में जो है अपना प्रकाश नहीं होता है। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, है ना। लेकिन सभी तारों में क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है और यही कारण है कि वे कभी आपस में टकराते नहीं हैं। इस पथ को हम कक्षा कहते हैं और किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। और आगे है कि सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं। एक तो हुआ कि वो सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट में, अपने कक्ष में घूमते रहते हैं और इसी के साथ साथ सभी ग्रह जो है लट्टू की भांति अपने अक्ष पर भी घूर्णन करते रहते हैं। किसी ग्रह द्वारा एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को घूर्णन काल कहते हैं। कुछ ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों को उन ग्रहों का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हें हम कृत्रिम उपग्रह या फिर सैटेलाइट कहते हैं। और अब हम सूर्य परिवार के एक ऐसे ग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे सूरज के सबसे नज़दीक है, वो है बुध यानी कि मरकरी, और साथ ही साथ ये सबसे छोटा भी ग्रह है। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। यह सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह भी है ना। सूर्य के सबसे निकट रहने के कारण अधिकांश समय सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहता है और इसका प्रक्षेपण कठिन है, परंतु सूर्योदय से तुरंत पहले अथवा सूर्यास्त के तुरंत बाद इस ग्रह को क्षितिज पर देखा जा सकता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई प्राकृतिक या बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उसके बाद बात करते हैं शुक्र यानी कि वीनस की। शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है। यह सबसे अधिक चमकीला है। शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और आगे है अर्थ यानी कि पृथ्वी, जिस पर हम सब रहते सहते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन होने तथा उसकी निरंतर बनाए रखने के लिए एक विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी हैं। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी भी शामिल है ताकि पृथ्वी पर वही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे ताकि पृथ्वी पर जीवन का कोई संकट ना हो? इसके लिए जो है हमें प्रदूषण जो है कम से कम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ पौधे लगाकर जो है हम पृथ्वी को गर्म होने से बचाएं, वार्मिंग से बचाएं और प्रदूषण को कम करके जो हम ओजोन की जो आवरण है उसको क्षति होने से बचाएं। क्या आप बता सकते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग का प्रतीत होता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर जल के कारण प्रकाश परावर्तित होता है और वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह चंद्रमा है। जब आकाश से पृथ्वी को देखा जाता है तो यह नीली कलर में दिखती है, जिसके कारण इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी का जो एक ही उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, वो है चंद्रमा। अगला ग्रह है मार्स यानी कि मंगल। मंगल ग्रह पृथ्वी के कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है। यह हल्का लाल प्रतीत होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। उसके बाद जानते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बारे में। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपका है बृहस्पति। लगभग 1300 पृथ्वियों को इस ग्रह के भीतर रखा जा सकता है। इस बात से आप इसकी विशालता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब पृथ्वी के 1300 गुना बड़ा है ये। पृथ्वी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना है और इसका जो वजन है पृथ्वी के वजन से 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन
करता है। अत्यधिक तीव्र गति से ये अपने अक्ष पर जो है वो घूर्णन करता रहता है। और अगर बात करें कि इस ग्रह के जो उपग्रह कितने हैं, तो बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी होते हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला होने के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यदि आप दूरबीन से प्रक्षेपण करें तो 4 बड़े उपग्रह भी देख सकते हैं। और अगला ग्रह है शनि यानी कि सैटर्न। शनि ग्रह पीला रंग का प्रतीत होता है। इसके रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। इस तरह से इसमें जो है वलय भी होता है। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरबीन से इस ग्रह का प्रक्षेपण कर सकते हैं। शनि के बारे में रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन शनि के बारे में रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यदि शनि किसी विशाल जलकुंड में हो तो तैरेगा। और आगे है यूरेनस तथा नेपच्यून। ये सौर परिवार के 72 ग्रह हैं, मतलब काफ़ी दूर हैं। इन्हें बड़े दूरबीन से देखना संभव है। यूरेनस की विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है। और इसका परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से जो है ऊपर नीचे दिखाई दे रहा है। ये सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य 4 ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है। जो पहले 4 ग्रह हैं वो जो सूर्य के पास में है उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में बहुत कम उपग्रह होते हैं। वे ग्रह जो मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये आंतरिक ग्रहों की तुलना में सूर्य से अधिक दूर हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकास हैं और इनके अधिक संख्या में उपग्रह होते हैं। तो अभी तक हमने सौर परिवार में देखा कि सूर्य के अतिरिक्त जो है ग्रहों के बारे में पढ़ा, जिसमें से 8 ग्रह के बारे में हमने पढ़ा। और इसके अलावा भी कुछ सदस्य हैं जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एस्टेरॉयड कहा जाता है। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरबीनों से ही देखा जा सकता है। और उसके बाद बात करें अगर धूमकेतु यानी कि कॉमेट की, तो धूमकेतु भी सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका परिक्रमण काल सामान्यतः बहुत अधिक होता है। आमतौर पर धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। ठीक है। जैसे धूमकेतु सूर्य के समीप आता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ हमेशा ही सूर्य से परे होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दिखाई देते हैं। जैसे हेली ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे 1986 में पिछली बार देखा गया। एंड स्टूडेंट्स, धूमकेतुओं के संबंध में समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां भी पाई जाती हैं। इन काल्पनिक एवं असत्य मिथकों से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसका दिखाई देना तो प्राकृतिक परिघटना है। और आगे हम सौर परिवार के कुछ और सदस्यों के बारे में जानते हैं, जिसको हम उल्काएं तथा उल्का पिंड भी कहते हैं। बादल रहित अंधेरी रातों में आकाश में प्रकाश की कुछ धारियां दिखाई जाती हैं, कुछ धारियां देखी जाती हैं, या प्रकाश पुंज पृथ्वी की ओर आता दिखता है। इसे शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं। अति तीव्र गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण घर्षण से तप्त होकर जलने लगते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। जलने के क्रम में आकाश में प्रकाश की धारियों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और आगे है कि कुछ उल्का आकार में बड़े होने के कारण पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व पृथ्वी पर आ जाते हैं।
इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी पृथ्वी पर बड़े उल्का पिंडों के गिर जाने से किसी बड़े प्राकृतिक दुर्घटना होने की संभावना भी रहती है, परंतु इन पिंडों के पदार्थ के अध्ययन से वैज्ञानिकों को सौर परिवार के पदार्थ की प्रकृति के अध्ययन का अवसर भी मिलता है। एक नियमित समय अंतराल पर पृथ्वी जब किसी धूमकेतु के पूंछ को पार करती है तो उल्काओं का झुंड दिखाई पड़ता है तथा पृथ्वी पर गिरता है। इस आकाशीय परिघटना को उल्का वृष्टि कहते हैं, यानी कि मेटेओर शावर। यदा कदा इस संदर्भ की सूचनाएं एवं समाचार आपको मिल सकती हैं, ये कभी कभार होता है। और आगे है कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मानव द्वारा निर्मित उपग्रहों को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह की अपेक्षा पृथ्वी से अधिक निकट रहकर परिक्रमा करते हैं। विश्व के विकसित देशों के साथ साथ भारत ने भी बहुत सारे कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण एवं प्रक्षेपण किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। कुछ अन्य भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं इनसैट, IRS, कल्पना, इडूसैट आदि। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविज़न संकेतों के प्रेषण, दूरसंचार तथा दूर संवेदन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स इस अध्याय के जो मुख्य बिंदुएं थे हमने पढ़ लिया है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा था तो वीडियो लेसन भी थोड़ा लंबा हो गया है। अब हम इस अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का हल जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों को भरें। क नंबर में है शूटिंग स्टार वास्तव में खाली स्थान नहीं हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तारे नहीं हैं, ठीक है ना। दूसरा है तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है खाली स्थान कहते हैं, तो इसको हम तारा मंडल कहते हैं, ठीक है। ग नंबर में सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह खाली स्थान है, तो यहाँ पे नेपच्यून लिखेंगे, नेपच्यून। और उसके बाद है घ नंबर में वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह खाली स्थान है, तो इसको हम मंगल ग्रह कहते हैं, तो यहाँ पे मंगल लिख सकते हैं आप। और ड़ में है क्षुद्र ग्रह खाली स्थान तथा खाली स्थान की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे मंगल तथा बृहस्पति। एक जगह पे आपको मंगल भरना है और दूसरी जगह पे बृहस्पति आपको लिख लेना है। और अगला प्रश्न है, देखिए स्तंभ ए के शब्दों का स्तंभ बी से उपयुक्त मिलान कीजिए। सबसे पहला ए में देखिए क्या कहता है, बाह्य ग्रह, तो बाह्य ग्रह में आ जाएगा यहाँ पे शनि है। शनि जो है वो बाह्य ग्रह में आएगा क्योंकि ये इसकी दूरी जो है सूर्य से काफ़ी दूर है ये, इसलिए इसको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह में यहाँ पे मंगल आ जाएगा। जो ऑप्शंस दिए गए हैं, हालांकि 4 आंतरिक ग्रह हैं, उसमें बुध भी है, शुक्र भी है, पृथ्वी भी है और मंगल भी है। उसके बाद है पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह होगा चंद्रमा। डी में है तारामंडल, तारामंडल में से एक उदाहरण है आपका यहाँ पे सप्तर्षि। और आर्यभट्ट जो है वो कृत्रिम उपग्रह है। तो इस प्रकार इसका मिलान हमने कर लिया। ए का सी के साथ कर लेंगे आप, बी का जो है वो डी के साथ, सी का जो है वो आप एफ के साथ कर लें और डी का ए के साथ और ई का बी के साथ में। और अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि सौर परिवार के सबसे बड़े और सबसे छोटे ग्रह का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। अगला प्रश्न है, क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे वास्तव में आसमान में तारे गति नहीं करते हैं, तारे हमेशा एक जगह स्थिर रहते हैं और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है हमेशा घूमती रहती है, जिस कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तारे गति करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। और अगला प्रश्न है, तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, इसका अर्थ यह हुआ कि उस तारा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 वर्ष का समय लगेगा। और अगर इसे किलोमीटर में मापा जाए तो 8 प्रकाश वर्ष बराबर
इंटू 9.7 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 8 गुने 9.7 गुने 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, ग्रहों के परिक्रमा का आरेख खींचिए जिसमें सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते ग्रहों को दर्शाया गया है। तो आप पेज नंबर 180 में जाएं। यहाँ पे देखिए ये चित्र जो दिया गया है सौरमंडल का, ये चित्र आपको बनाना है ना, और यही होगा आपका उत्तर। सूर्य की परिक्रमा करते हुए बाकी के जो ग्रह हैं इसमें दिखाया गया है। या फिर आप ये वाला चित्र भी बना सकते हैं आसानी के लिए। और इस तरह स्टूडेंट ये जो चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।